आज इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन। क्योंकि इस चैप्टर में दो ही एक्सरसाइज हैं, 7.1 हो चुकी है हमारी, 7.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके एग्जाम्पल भी हम इस वीडियो के अंदर ही करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ज़्यादा काम नहीं है, दो फॉर्मूले समझाने हैं, उसके बाद फिर NCERT की बुक से कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं। ठीक है, जैसे हमने 7.1 में सिर्फ एक फॉर्मूले को स्टडी किया था, डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर बेस्ड हमने पूरी एक्सरसाइज की थी। ऐसे ही अब हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मूला है जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। ठीक, अब जो हमारे पास फार्मूला आ रहा है उसका नाम होगा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है विभाजन करना, डिवाइड करना, हिस्सों में बांटना। ठीक है, सेक्शन वर्ड का हिंदी मतलब विभाजित करना, बांटना, हिस्सों में बांटना, डिवाइड करना होता है सेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको ध्यान हो 7.1 में हमने दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड की थी। अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, लाइन सेगमेंट बोलेंगे वैसे तो, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम लोग लाइन बोल देते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस, इसकी लेंथ कह लो, या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A to B कह लो, पॉइंट्स A से B तक की डिस्टेंस कह लो, या फिर क्या कहेंगे, AB की लेंथ। वो हमने डिस्कस कर लिया है सब कुछ 7.1 में। अब हम इस AB को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब जो हम करेंगे ना टॉपिक, सेक्शन फॉर्मूला का नाम मतलब क्या है, अब भी दो ही पॉइंट हमारे पास होंगे। एक पॉइंट होगा हमारे पास x1 y1, दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा x2 y2। पिछली एक्सरसाइज से इस एक्सरसाइज का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बस फिर भी पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, इन दोनों पॉइंट्स की जिसकी डिस्टेंस फाइंड की थी, या ये कहें AB की लेंथ फाइंड की थी। और अब हम इस एक्सरसाइज के अंदर इस लाइन के, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट AB बनाया है, इन दोनों पॉइंट्स x1 y1 A, या और दूसरा कौन है B x2 y2 को जो ज्वाइन करने वाला है लाइन सेगमेंट है, जो ये लाइन है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सपोज दैट मैंने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिड पॉइंट से डिवाइड करना है, नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो जो ये जो पॉइंट है ना, लेट इज दिस पॉइंट इज P, मान लो ये पॉइंट P है, तो ये पॉइंट इस लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा ना। ये पॉइंट इस लाइन को मान लो शुरुआत में, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये लेंथ, ये जो पूरी मेरे पास लाइन है ये 10 सेंटीमीटर की है, ये मैंने मान लिया। और पॉइंट P मैंने इस तरह लोकेट किया है कि ये इधर का पार्ट 7 हो गया, इधर का पार्ट 3 हो गया, 7 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट P, हम सिंपल भाषा में यदि बात करें तो पॉइंट P ने AB को, पॉइंट P ने क्या करा, AB को 7:3 में डिवाइड्स किया, 7:3 में डिवाइड किया। पॉइंट P वो पॉइंट है, पॉइंट P जो है वो पॉइंट P वह पॉइंट है जो इस लाइन को 7:3 में डिवाइड करता है। पॉइंट P विच डिवाइड्स दिस लाइन AB इन द 7:3। पॉइंट P इस लाइन को 7:3 में डिवाइड करता है। तो मेरे पास क्वेश्चन में पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, और जो ये रेशो होगा, जिस रेशो में हमारा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये रेशो भी होगा। पॉइंट्स को मानेंगे x1 y1, दूसरे पॉइंट को मानेंगे x2 y2, और जो रेशो है उस रेशो को हम मान लेंगे m1:m2। ठीक, तो करना क्या है, एक्चुअल में करना क्या है, हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। जो पॉइंट, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसी लाइन को या फिर किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट अगर किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किसी लाइन सेगमेंट को अगर कोई पॉइंट P किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। समझ में आई बात। चलिए, तो इस फॉर्मूले का नाम होगा सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 3 4 आएगा या 8 7 आएगा, जो भी आएगा वो फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। ठीक, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड the coordinates of point P which divides the line segment AB in the ratio m1:m2। ठीक है, तो करना क्या है हमको एक्चुअल में, पूरी बात बताऊं अगर, अब सुनते हैं बहुत ध्यान से दोबारा से। एक मैं बनाता हूं फिगर
थोड़ा क्लियर फिर बनाऊंगा उस बार। अब होना क्या है, आप इधर देखते हैं ध्यान से, ये लाइन हो गई बी, ये हटाओ, इधर हटाओ, ये लाइन हो गई कौन सी, ए बी। लाइन सेगमेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, ए के कोऑर्डिनेट पहले मान लेंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 y2, और इस पूरी लाइन ए बी पर कहीं भी कोई पॉइंट पी है, लेट सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, और ये पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट ए बी को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। रेशो क्या है मेरे पास, रेशो क्या होगा m1 रेशो m2। तो अब पढ़ते हैं लैंग्वेज क्या लिखी हुई है जो आपको नोट करना है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी, फिलहाल मैंने मान लिया कि ये जो है एक्स वाई है, एक्स वाई है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए x1 y1 एंड बी x2 y2। लाइन सेगमेंट ए बी को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन को m1 m2 रेशो में इंटरनली वर्क मतलब अभी बताऊंगा, इंटरनली इन रेशो m1 m2 आर दिस, ये कोऑर्डिनेट होंगे क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा लगाकर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पॉइंट के। मतलब इस पॉइंट का x, इस पूरे पॉइंट का जो s कोऑर्डिनेट होगा वो पूरा ये होगा, जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं, कोमा इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा। मतलब इस पूरी वैल्यू को सोल्व करके बन के आएगा, मान लो इसको सोल्व किया और 3 बन के आया, तो 3 तो होगा x की वैल्यू मतलब कि एब्सिसा, और इसको सोल्व करके मान लो -7 आया तो -7 होगी y की वैल्यू। ठीक, तो पॉइंट P जो कि लाइन ए बी को डिवाइड करता है m1 रेशो m2 में, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब ये वैल्यू जो है पूरी ये एब्सिसा की है, मतलब x कोऑर्डिनेट की है, ये वैल्यू पूरी ऑर्डिनेट की है, मतलब कि y कोऑर्डिनेट की है। तो लैंग्वेज समझ में आ गई ना। सेक्शन फॉर्मूला, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P x y विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2 इंटरनली, बताता हूँ अभी, इन द रेशो m1 m2 आर ये। ठीक है, दिस इज नॉन एज सेक्शन फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं हम इसी को ही। तो सेक्शन फॉर्मूले के लिए अब आप यहाँ पे ये नोट करना, पूरे एक्सरसाइज के दौरान ये आपके सामने रहेगा, क्या m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, और दूसरी बात, ये वैल्यू x की होती है, ये भी याद रखना। जो पहला है ना, जो ये एब्सिसा है पूरा, ये पूरा बोलते हैं एब्सिसा, तो ये x की वैल्यू होता है m1 x2, मतलब इस पॉइंट का s कोऑर्डिनेट m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये क्या है y है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। अब बात करते हैं ये इंटरनली का क्या मतलब है। देखो, ये जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है ना, ये इंटरनली डिवीजन के लिए है, इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। सेक्शन फॉर्मूला दो तरह का होता है। सेक्शन फॉर्मूला एक तो होता है इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला एक तो किसके लिए होता है, इंटरनल डिवीजन के लिए, और एक सेक्शन फॉर्मूला दूसरा भी होता है, वो होता है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। सेक्शन फॉर्मूला दूसरा भी होता है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। इंटरनल डिवीजन जो हमने आपको बताया है अभी, ये पूरा क्या है, इंटरनल डिवीजन। हमारे सिलेबस में इंटरनल डिवीजन ही है 10th क्लास में। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला भी होता है। एक्सटर्नल डिवीजन हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में, जब आप पहुंच जाएंगे अगले साल 11th क्लास में। एक्सटर्नल डिवीजन भी हम पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ नहीं होगा, इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ प्लस है ना, वहाँ माइनस हो जाएगा। अगर किसी को एक्सटर्नल फॉर्मूले की नॉलेज चाहिए किसी एक्स्ट्रा एग्जाम के लिए, तो हम यहाँ पर माइनस करके एक्सटर्नल डिवीजन भी कर सकते हैं। उस केस में फिगर ऐसी नहीं बनेगी। देखो सुनो मेरी बात, क्या होता है, इंटरनल डिवीजन में पॉइंट P लाइन ए बी के अंदर होगा, कहीं ना कहीं भी हो सकता है। इंटरनल डिवीजन में पॉइंट P जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो लाइन ए बी के अंदर होगा, ए से बी के बीच कहीं भी होगा। और जब हम एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ेंगे तो एक्सटर्नल डिवीजन में पॉइंट P जो होगा ना, वो ए बी के या तो इस साइड में बाहर होगा या उधर बाहर होगा। अब वो कैसे होगा,
इसको हम अब आप कहोगे सर ये कैसे बाहर कैसे हो गया, इसको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस बारे में। ये पोर्शन आप फिलहाल पढ़ेंगे 11th क्लास में। एक्सटर्नल का फिलहाल हम पढ़ रहे हैं। इंटरनल डिवीजन मतलब हमको जो पॉइंट फाइंड करना है वो लाइन ए बी के अंदर ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक। तो इतना आप नोट करेंगे फिलहाल पहले यहाँ तक का, क्योंकि अभी मैं आपको समझाता हूँ एक स्पेशल केस, इसी फॉर्मूला का एक स्पेशल केस भी है। तो ये मेरा सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। द प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला आउट ऑफ सिलेबस, इसका जो प्रूफ है वो हमारे सिलेबस से बाहर है, उसको हम फिलहाल नहीं ध्यान देंगे सिलेबस प्रूफ को, ठीक। तो आपको नोट करना है, याद करना है और अपने इसमें यूज करना है। चलो अब देखो कुछ बातें हैं जो हमने इसी फॉर्मूले से ऑब्जर्व की है। अभी हम एक फॉर्मूला और बनाएंगे, उसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो भी यूज करेंगे हम लोग। अभी हम एक फॉर्मूला और बनाएंगे, उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसको हम क्या बोल लेंगे, मिड पॉइंट। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया आज का, दोनों एक लिखे हुए हैं। अभी हम एक फॉर्मूले की स्टडी और कर रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला अपने आप में एक फॉर्मूला है जो बनता इसी की हेल्प से है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सुनो क्या होगा। अब फिर से कंसिडर करते हैं एक लाइन सेगमेंट ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स पहले की तरह x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स भी पहले की तरह x2 y2। अब मैंने कहा है कि एक पॉइंट P इस लाइन के इंटरनली ले लो, कहीं पॉइंट ले लो, लेकिन इस बार पॉइंट आपको मैं कह रहा हूँ स्पेशल केस है ना, तो स्पेशल केस ये है कि पॉइंट P इस बार मिड पॉइंट पे लेना है आपको। M इस लाइन का मिड पॉइंट है, P था ना पहले, P लिख लो। P क्या है इसका, P इसका क्या है, मिड पॉइंट है, P है मिड पॉइंट। तो अब हम इसको अगर P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला को कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। देखो क्योंकि P इस बार मिड पॉइंट है तो जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा, क्योंकि इस बार मिड पॉइंट है। जो पहले मैंने सेक्शन फॉर्मूले वाले में फिगर बनाए थे ना, उसमें P मिड पॉइंट पे नहीं था, P थोड़ा इधर था या फिर इधर था। तो याद रखना जब भी P किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा तो ये रेशियो तो 1:1 हो जाएगा ना। अब जब मैं मान लो ये लाइन 10 की है तो ये पार्ट 5, ये पार्ट 5, तो रेशियो कितना हो जाएगा 5/5, 1/1। अगर ये लाइन मान लो कि 16 की है तो ये पार्ट हो जाएगा 8, तो रेशियो क्या बन जाएगा 8/8, मतलब 1/1। तो मतलब कहने का ये हुआ कि मिड पॉइंट वाले केस में जो रेशियो होता है, मिड पॉइंट वाले केस में जो रेशियो होगा वो हमारा क्या हो जाता है 1:1, मतलब M1 और M2 की वैल्यू 1:1। और अगर मेरे को अब ये फॉर्मूला लगाऊँ मैं इसके अंदर P फाइंड करने के, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1, फॉर्मूला तो वही है ना, अपॉन M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला ही है, अभी तो डिवाइड ही कर रहे हैं ना, बस इस बार डिवाइड कर रहा है मिड पॉइंट पर। तो क्या होगा, जो M1 M2 हैं, जहाँ भी इस बार M1 और M2 हैं, M1 की वैल्यू भी 1, क्योंकि रेशियो इस बार 1 हो गया, तो 1 1 1 प्लस 1। ऐसे इधर होगा 1 1 और 1 प्लस 1, तो क्या बनेगा ये 1 इंटू x2 x2, 1 इंटू x1 x1, 1 प्लस 1 2। ऐसे ही ये बन जाएगा y2 प्लस y1 y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो मतलब क्या हुआ कहने का, द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। किसी भी लाइन का मिड पॉइंट, किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1 में। द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P, तो कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब इसको लिख लें फाइनली। P के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। जो हमने इधर फाइनली फाइंड किया वो मैंने इधर लिख दिया, x2 प्लस x1, x1 प्लस x2 एक ही बात होती है। तो मतलब हमने सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया, उसी में हमने जो रेशियो था M1 M2 उसकी वैल्यू क्या रखी 1:1, उसी से हमने फाइंड कर दिया मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जब आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना हो, यानी कि किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना हो, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे
जब भी आपको कहे कि ये कोई लाइन सेगमेंट है, मान लो 4,8 एंड 5,7, कोई लाइन सेगमेंट है, हमने कहा इसका मिड पॉइंट बताना है, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ये x1 y1, ये x2 y2, मतलब x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अभी देखते हैं एग्जाम्पल शुरू करेंगे, उसमें आपको सब क्वेश्चंस के एप्लीकेशन समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले को भी हमने सेक्शन फॉर्मूले से ही प्रूव कर दिया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी नोट कर लेंगे। मैं इसको इधर भी लिख दे रहा हूँ, जब भी आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है तो x1 प्लस x2/2, इससे हमको क्या प्राप्त होगा, एब्सिसा पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और y1 प्लस y2/2, इससे हमको क्या मिलेगा, ऑर्डिनेट मतलब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो नोट करेंगे तुरंत इन दोनों फॉर्मूले को, बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे और चलते हैं इस एग्जाम्पल्स पर। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 to 10। तो पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर जब हम करते हैं ना क्लास 10th में, तो जो भी यहाँ पर स्केच बनाएंगे, जो भी हम फिगर बनाएंगे ना, वो एक आइडिया के लिए बनाते हैं, रफ स्केच होता है। ठीक, उसमें हम ना पॉइंट्स को बाकायदा वहाँ प्लॉट नहीं करते जहाँ वो एक्चुअल में होगा। अगर मैं इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करूँ तो मुझे फिर ग्राफ पेपर चाहिए, लेकिन हमको ग्राफ पेपर पर प्लॉटिंग नहीं करनी, वो हमने काम किया था 9th क्लास में। अब तो सिर्फ हमको क्वेश्चन का आंसर बताना है एक रफ आइडिया लेकर। तो कई बार होता है ना कि मान लो मैंने, जैसे कि मैं अभी इस क्वेश्चन का ही फिगर बनाऊंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, सुनो बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, मैं इस लाइन के यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख दूंगा a के 4,-3, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख दूंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद 8,5। तो एक्चुअल में ये फिगर गलत है, क्योंकि ये तो एक लाइन तो होंगे ही नहीं ना, ये लाइन थोड़ी कुछ तिरछी बनी, क्योंकि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, शायद 4th क्वाड्रेंट में जाएगा, ये पॉइंट में लगता है, ये पॉइंट आ जाएगा 1st क्वाड्रेंट में, तो ये लाइन तो कुछ इस तरह बनेगी। समझ रहे हो बात को। तो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक चैप्टर में हम जो स्केच बना रहे हैं, जो फिगर बना रहे हैं, वो एक रफ है, सिर्फ आइडिया के लिए, ये बात आप लोग याद रखना। लेकिन हाँ बनानी भी है, क्योंकि इससे हमको काफ़ी क्वेश्चन करने में हेल्प मिलती है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, बहुत ध्यान से सुनना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points this and this in the ratio 3:1 internally। find the coordinate of the point, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को, इसको और इसको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 3:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली मतलब P अंदर होगा, और वैसे भी इंटरनली वर्ड लिखा हुआ आए या ना आए, आपकी क्लास 10th के लेवल से ये इंटरनली ही होगा, एक्सटर्नल तो आएगा क्लास 11th में जाकर। 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको समझ में आई ना लैंग्वेज, जो हमने आपको फॉर्मूले में भी लिखवाई थी कि हमारे पास पहला पॉइंट x1 y1 होगा, दूसरा पॉइंट x2 y2 होगा, और एक रेशियो होगा m1:m2। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर x1 y1 इसको मानना है या उसको मानना है, आपकी इच्छा है, आप कोई से को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मानने का क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा आपका। तो x1 y1 पहला पॉइंट 4-3, x2 y2 दूसरा पॉइंट 8-5, और m1 m2 3:1। तो फिगर ही बनेगी ये वाली। तो मेरे को P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। देखो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, बहुत ध्यान सुनना, पहले आप ब्रैकेट लगाकर फॉर्मूला लगाकर लिख देना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो फॉर्मूला हमेशा लिखा करो, उससे फॉर्मूला याद होता है, लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। इज इक्वल टू, अब इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है सब देखकर, x1 y1 x2 y2 m1 m2। चलो जी, m1 3 इंटू x2 कितना है 8 प्लस m2 1, x1 कितना है 4 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब कि 3 + 1। बहुत ध्यान से वैल्यू रखनी है देख करके। फिर से चलते हैं, m1 3 y2 5 प्लस m2 1 y1 -3 अपॉन m1 प्लस m2। जो वैल्यू नेगेटिव आएगी उसको ऐसे ले लेना ब्रैकेट के अंदर। तो 3 8 से 24, 24 और 4 28 अपॉन 4, 15 - 3 12 अपॉन 4। तो 28 अपॉन 4 कितना हो गया 7, और ये भी कितना हो गया 3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 7,3। दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल। तो फॉर्मूले को आपको यूज करना तो आ ही गया होगा। फॉर्मूले को आपको हम कैसे यूज करते हैं ये तो आपको आ ही गया होगा। अब सुनो मेरी बात, पहले तो आप चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 ही देख लेते हैं पहले।
नोट करेंगे तुरंत। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पर। देखो इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सभी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी खास बात, हर एग्जाम्पल के जैसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी करने को मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से समझना है आपको एग्जाम्पल, और लैंग्वेज को पढ़ना है बहुत ध्यान के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल 7 अपने आप में एक कुछ है, इन वॉट रेशो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ये एंड ये। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन उल्टा आ गया, हमसे इसने इस बार रेशो फाइंड करने के लिए कहा है। इन व्हाट रेशो, किस रेशो में, क्वेश्चन मार्क, रेशो फाइंड करना है मेरे को, किस रेशो में ये वाला पॉइंट, किस रेशो में ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड करता है। कहने का मतलब क्या है, ये कोई पॉइंट है, इस बार आपको पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको फाइंड किया था। ये पॉइंट ए बी लाइन को जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो रेशो बताना है इस बार, M1 M2 बताना है इस बार। ठीक, तो इस तरह के रेसिप्रोकल क्वेश्चन को इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्वेश्चन। ठीक है, कन्वर्स मतलब इस बार रेशो फाइंड करना है, पॉइंट दिया हुआ है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि पहला पॉइंट आपको हमेशा x1 y1 मानना है, दूसरा x2 y2 मानना है, और जब ये पॉइंट दिया है तो उसको आपको मानना है xy। ठीक, आपको इस पॉइंट को क्या मान लेना है, xy। सुनो मेरी बात, तो यहाँ शुरू करेंगे। पहले x1 y1 कितना हो गया, -6,10। दूसरा पॉइंट x2 y2 3,-8, और ये गिवन है मेरे पास, ये गिवन है भैया, xy गिवन है। इस बार जो पॉइंट हम फाइंड करते हैं वो गिवन है, कितना है, -4,6। और ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, फिगर भी हम लोग बनाएंगे क्योंकि हमको रफ स्केच चाहिए ही चाहिए। ए पॉइंट ए कितना है, -6,10। ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी करेंगे, 3,-8। और ये कोई पॉइंट है, मान लिया मैंने P, जो कोऑर्डिनेट कितने पॉइंट P के, -4,6, और पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशो मेरे को बताना है। बात समझ में आ गई ना। पॉइंट P, लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं एक बार। इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स A एंड B। पॉइंट्स A और B को ज्वाइन करने वाले इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट P किस रेशो में डिवाइड करता है, वो रेशो बताना है। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब जिस क्वेश्चन में आपको रेशो बताना हो M1 M2, उस क्वेश्चन में आपको रेशो को कुछ मानना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा, लेट रिक्वायर्ड रेशो बी K/1। रिक्वायर्ड रेशो क्या मान लेना आप, K/1। जिस क्वेश्चन में आपको रेशो फाइंड करना है तो आप K/1 मानना, क्वेश्चन आपको बहुत ईजी पड़ेगा। कुछ टीचर से फिर कुछ बुक्स में अलग भी कराते हैं M1 M2 मान के, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मैं केवल K/1 से कराऊंगा। देखो बुक में क्या हुआ है उसमें M1 M2 से, ये बड़ा तरीका थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। हम करेंगे क्वेश्चन को K/1 मानकर, बहुत ईजी हो जाएगा। देखो हाँ, K के बजाय आप कुछ मान सकते हो, M/1 मान लो, आप N/N मान लो, आप R/1 मान लो, मतलब बाद वाला आपको 1 ही मानना है, इसलिए क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब करना कैसे है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। जब हमने K और 1 मान लिया तो एक्चुअल में हमने ये तो माना है ना कि M1 और जो M2 फाइंड करने हैं उसकी वैल्यू मैंने क्या मान ली है, K/1। नाउ वी हैव मेरे पास फॉर्मूला क्या है, वो लिखा हुआ, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, बताओ देख के, -4,6, यही तो है। बट अगर मैं इस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P को फाइंड करने का फॉर्मूला भी तो है मेरे पास, मैं इसका फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ इधर, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 कोमा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। भाई पॉइंट P उसने भले ही हमको गिवन है, मगर पॉइंट P को फाइंड करने का मेरे पास फॉर्मूला भी तो है। पॉइंट P को हम फाइंड इस फॉर्मूले से तो करते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना बस आपको, अब आपको या तो इन दोनों के इस पॉइंट की और इस पॉइंट की कंपेयरिंग करनी है। ये होता है एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट, इधर ये कौन है, एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट। या तो कोई भी एक ले लेना, या तो एब्सिसा को एब्सिसा के इक्वल रख के बना लो इक्वेशन, या ऑर्डिनेट को रख दो ऑर्डिनेट के इक्वल, किसी भी एक से काम हो जाएगा आपको, किसी भी एक से, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं इस वाली वैल्यू को, पहली वैल्यू को उधर की जो पहली वैल्यू है उसके इक्वल रख रहा हूँ। भाई दो पॉइंट्स इक्वल तभी तो होते हैं जब उनके x इक्वल हों और उनके y भी इक्वल हों। और बस सिर्फ मैंने क्या लिया, दिस एब्सिसा इज इक्वल टू दिस एब्सिसा, या मैं क्या लेता, दिस ऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिस ऑर्डिनेट। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे एब्सिसा को लेकर कर लो सोल्व, चाहे आप ऑर्डिनेट्स को लेकर सोल्व कर लो, नो प्रॉब्लम। चलो जी वैल्यू पुट करो। m1 बता दो मेरे को आप कितना है, m1 कितना हो गया k, x2 की वैल्यू 3 प्लस m2 की वैल्यू ये लिखी 1 और x1 m1 x2 m2 x1 कितना हो गया -6 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो 3 की k में को मल्टीप्लाई करोगे, 3 के 6 की 1 में -6, ये अपॉन में से उधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, -4 इंटू k प्लस 1, तो 3k -6 इज इक्वल टू -4k -4। k वाले कर लो एक तरफ, 3k इधर लेके आओ, प्लस के 4k, 6 को उधर भेज दो, तो 6 - 4 तो कितना हो गया, 3 + 4 7k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2/7। और रेशो कितना माना होता है मैंने साथ में m1, तो 1 तो अपॉन में हम कंसिडर ही करेंगे अब तो बस जो k की वैल्यू आएगी वही क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। सो रिक्वायर्ड रेशो इज 2:7। रिक्वायर्ड रेशो कितना होगा 2:7। तो अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लेंगे तुरंत। अगर किसी को लगता है कि सर हम ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल रख के करेंगे तो आप कर सकते हैं, y वाला रखो, y वाला के इक्वल, तब भी ये आंसर निकल के आएगा। अगर कोई सोच रहा है कि ये 1 कहाँ चला गया, देखो k की वैल्यू कितनी आई 2:7 और उस पूरे के अपॉन कितना है 1, भाई ऐसे हो गया ना 2/7/1, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है ना, तो सिर्फ क्या बचेगा 2/7। नोट करेंगे तुरंत और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, और इसके जैसा हम एक्सरसाइज में भी करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स लिखा हुआ है, मतलब कि एक से ज़्यादा फाइंड करने हैं, 2 फाइंड करने हैं, मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट। ट्राइसेक्शन वर्ड लिखा हुआ है, एक आपके लिए नया वर्ड है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन बोलते हैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ट्राइसेक्शन किसको बोलते हैं, डिवाइड्स इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो उन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, मेरे को यहीं बना देता हूँ। चलो ये देखो, विच ट्राइसेक्ट्स द लाइन AB। ये A है, A के कोऑर्डिनेट गिवन है मेरे पास, कितना है 2 - 2, B के कोऑर्डिनेट भी गिवन है -7, 4। तो इस AB लाइन पर 2 ऐसे पॉइंट बताओ जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। पढ़ो फिर एक बार हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, A एंड B पॉइंट्स को जॉइन करने वाले इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन करना। ट्राइसेक्शन मतलब मान लो एक पॉइंट यहाँ पर हो गया P और एक पॉइंट यहाँ पर हो गया Q, तो P और Q वो पॉइंट है जो इसको ट्राइसेक्ट, जितना ये पार्ट है उतना ही ये पार्ट है, उतना ही ये पार्ट है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट, जैसे होता है बाइसेक्ट, तो बाइसेक्ट बोलते हैं 2 इक्वल पार्ट। मान लो मैं ऐसे लिख देता, अगर ये B है, ये A है, ये M, तो M क्या कर रहा है इसको बाइसेक्ट, जितना AM उतना BM। बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट और ट्राइसेक्ट 3 इक्वल पार्ट। ठीक है, तो मेरे को P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं इस बार, P के भी Q के भी। उन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इस पूरे लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं। तो गिवन पॉइंट्स क्या थे, A 2 और -2, B -7 and 4। लेट P एंड Q विद द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। P और Q क्या है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। P के कोऑर्डिनेट बताने हैं क्या आएंगे और Q के बताने हैं क्या आएंगे। अब एक बार बताओ, क्योंकि P और Q इस पूरे लाइन सेगमेंट को क्या करता है, ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मीन्स जितना पार्ट AP, ट्राइसेक्ट मतलब जितना AP उतना ही PQ और उतना ही कौन होगा, BQ। ट्राइसेक्ट मतलब तीनों पार्ट आपस में इक्वल है, AP BQ BQ। ठीक, अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको क्वेश्चन में कोई रेशो तो गिवन नहीं है ना, रेशो तो कोई गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे।
क्योंकि तीनों पार्ट आपस में इक्वल है, ध्यान सुनना, तीनों पार्ट आपस में क्या है, इक्वल। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ए पी ए लेंथ का है, पी क्यू भी ए ही लेंथ का होगा, फिर तो तीनों इक्वल कहे ना आपने, और बी क्यू भी ए लेंथ का होगा। तो इम्प्लाइज दैट ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू ए से मीन्स हमने मान लिया कि तीनों ए लेंथ के हैं। क्लियर होगी बात। अब मुझे बता दो कि जब ये पार्ट ए का है और ये पार्ट ए का है, तो ये ए से लेके और क्यू तक कितना हुआ, ये 2a हो गया क्या? यस और नो, यस और नो। जब ये ए है, ये ए है, तो इतना 2a हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साथ साथ सब कुछ काम यहाँ पे फेयर कर रहे हैं, सब नोट करना है। ए क्यू की लेंथ कितनी हो गई, ए क्यू की लेंथ कितनी हो गई, ए प्लस ए इज इक्वल टू 2a। ठीक, अब ये बता दो कि ए पी अपॉन पी क्यू, ए पी अपॉन, छोड़ो ए पी नहीं, ए क्यू सॉरी, जहाँ से लेके यहाँ तक का, आप बताओ मेरे को ए क्यू, यहाँ लिखो नाउ ए क्यू, इतना ए क्यू अपॉन बी क्यू, ए क्यू अपॉन बी क्यू। ए क्यू मीन्स ये पूरी लेंथ 2a ए क्यू, और बी क्यू मीन्स ये इतना a। तो ए क्यू कितने का है, 2a का, अभी तो बताया आपने कि ए क्यू 2a का है। बी क्यू कितना है, a का, a से कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 1। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए क्यू रेशो बी क्यू इज इक्वल टू 2:1, ए क्यू रेशो बी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 2:1। मतलब क्या हुआ, Q वो पॉइंट है, Q, क्योंकि Q यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, Q वो पॉइंट है जो पूरी लाइन AB को 2:1 में डिवाइड करता है। ये तो मतलब हो गया इस बात का। Q सब कुछ का फेयर करना है आपको। Q वो पॉइंट है, Q वो पॉइंट है। तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम फिगर, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम फिगर Q इज द पॉइंट, Q इज द पॉइंट। ये सब काम आपको कर देना, साइड में कर देना या इसके पहले कर देना। Q इज द पॉइंट विच डिवाइड्स, Q इज द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो, और कितना 2:1, 2:1। Q वो पॉइंट है, ये तो मतलब हो गया बात का। Q वो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट AB को, Q वो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट AB को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अब Q के लिए तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला, क्योंकि अगर हम A की बात करें तो x1 y1, B की बात करें तो x2 y2, और रेशो मेरे पास क्या आ गया, Q फाइंड करने के लिए m1 m2। तो नाउ मेरे पास अब A है, x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2 - 2, x2 y2 कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 y2 कितने होंगे, B वाले -7,4। और पॉइंट Q को फाइंड करने के लिए m1 m2 मेरे पास कितना आ गया है, अब 2:1। अब मेरे पास Q फाइंड करने के लिए मुझको दो चीज़ें फाइंड करनी है ना, P और Q। तो पहले Q तो फाइंड हो ही जाएगा अब m1 m2 की हेल्प से और रेशो की हेल्प से। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q बाय सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। रखो वैल्यू, सब वैल्यू लिखी हुई है आपके पास। देखो मैं कई बार शॉर्टकट से लिख देता हूँ, पहले आप m1 m2 फिल कर लो तुरंत, बिना देखो देखता रहूँगा इधर उधर लिख दूंगा बिना बात किए, मतलब बात करते करते। पहले मैंने क्या किया, पहले m1 m2 फिल, जब मैं पढ़ता था ना तो ऐसे कर लेता था पहले। ठीक, ये मैंने पहले क्या किया, m1 m2 फिल कर लिए। देखो m1 m2 फिल हो गए होंगे, अब फिल कर दो x2 x1, x2 x1, x2 x1, y2 y1। थोड़ा काम जल्दी हो जाता है, वैसे ढूंढने में टाइम लगता है ना,
तो 2 7 जब 14, -14 और प्लस के 2 तो माइनस के 12/3 और 2 चौक 8, 8 में से गए 2 तो 6/3। तो Q के कोऑर्डिनेट तो आ गए मेरे पास -4 और 2, ये लो पहला आंसर तो आ गया -4, -2 -4, 2। तो Q के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए -4, 2, एक काम तो निपट गया। अब बताना है P के कोऑर्डिनेट नाउ। इसके बाद अच्छा ये बता दो A से लेकर अगर आप Q तक के लिए को देखो तो क्या P मिड पॉइंट है? P तो मिड पॉइंट है AQ का। P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। भाई P तो AQ का मिड पॉइंट है, आपके पास A भी है Q भी है, तो क्यों ना हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? x1, अब वैल्यू मत लिखना, मतलब ये मत भरना, डायरेक्ट लिखो x1 प्लस x2, पहला x1 पहला x2, x1 प्लस x2 बाई 2। अब लो y वाले, y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो 2 - 4 -2/2 1 ऐड कर दिया और ये 0। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो हमको बताने थे, जिन्होंने इस लाइन को ट्राइसेक्ट किया है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी इधर कितना होगा -4, 2 और दूसरा होगा -1, 0। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर और सॉल्यूशन आपको समझ में आ ही गया होगा। नोट कर लेंगे तुरंत, जल्दी से करेंगे नोट और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 एग्जाम्पल इसके और रह गए हैं, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये मैंने पहले ही बोला था कि सारे ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं और हर एग्जाम्पल के जैसे एक दो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी करेंगे, ठीक है। तो फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है, अभी आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ना इतनी ईजी आसानी से समझ में आएगी नहीं, थोड़ा समझाना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है? अच्छा, सबसे पहले हमने एक काम किया, जो पॉइंट्स गिवन है उनको मैंने लिख दिया, गिवन पॉइंट्स A ये रहा और B ये रहा, इतना ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। अब एक बात बताओ, अगर बिल्कुल अच्छे से समझना चाहते हो ना, तो हम इसकी बिल्कुल एक्यूरेट फिगर बनाएंगे इस क्वेश्चन के आज। अब तक हमने जो चैप्टर किया पूरा, उसमें हमने क्या बनाई थी? रफ फिगर। अब हम इस क्वेश्चन की बनाते हैं एक्यूरेट फिगर, आपको बिल्कुल वाकई में अच्छे से समझने में आ जाता है इसलिए। तो फिलहाल हम पॉइंट्स को वैसे नापेंगे नहीं, बस क्वाड्रेंट ठीक रखो आप। ये कहाँ पड़ेगा? 4th क्वाड्रेंट में, 5 - 6 पॉइंट A कहाँ होगा? यहाँ पर 5 - 6 4th क्वाड्रेंट में। अगर आप क्वाड्रेंट में भी ठीक लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहाँ होगा? 3rd क्वाड्रेंट में, x एक्सिस पे -1, अगर मान लो यहाँ पे है मोटा मोटा, और यहाँ मान लो B, ये हो गया आपके पास B। मान लिया मैंने कुछ रफ आइडिया लिया और ये पॉइंट मैंने यहाँ ले ली, ठीक। बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं दोबारा बताऊंगा आपको अभी। पहले इन पॉइंट को लोकेट करो और इनको ज्वाइन भी करो, इन पॉइंट को लोकेट करो, ज्वाइन भी करो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने क्या किया? पॉइंट A को ज्वाइन कर दिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लाइन सेगमेंट इस वाई एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में। ये पॉइंट को मैंने मान लिया P, ये पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है, दोनों जगह है। मतलब ये लाइन सेगमेंट AB जो है, AB जो लाइन सेगमेंट है, AB जो लाइन सेगमेंट है, ये किसने डिवाइड किया है? वाई एक्सिस ने। लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड किसने किया है? दो भागों में, वाई एक्सिस ने। कुछ पार्ट इधर है वाई एक्सिस के, कुछ पार्ट इधर है वाई एक्सिस के। तो ये तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो वाई एक्सिस से किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, ये रेशो बताना है, ये रेशो और ये रेशो। अब पढ़ते हैं दोबारा एक बार और, देखो सामने। फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्सिस, फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये वाला और ये वाला। तो ये एक्यूरेट फिगर तो तब जब बनेगी ना, जब हम बिल्कुल पॉइंट्स को क्वाड्रेंट में जाके लेंगे। तो इसलिए मैंने पॉइंट्स को क्वाड्रेंट में लिया और शो किया और बाकी लाइन ज्वाइन कर दी। और आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं। मुझको इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताने हैं, फाइंड द रेशो, मुझको रेशो बताना है। ये रेशो AP और BP का रेशो कितना है, और ये AB लाइन सेगमेंट जो है इस बार
किसने डिवाइड किया है इसको? वाई एक्सिस ने। और आगे भी लिखा हुआ है आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। दोनों काम करने हैं, दोनों काम करने हैं। वाई एक्सिस इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो रेशो बता दो, और साथ साथ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बता दो। बस ये दो काम कर दो आप। तो जब भी आपको रेशो फाइंड करना है तो हमने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था? के रेशो 1। अच्छा, ये पॉइंट क्या हो गया? x1 y1। सुनो पहले लिख लेते हैं, लेट वो भी लिख लो, लेट y एक्सिस, पहले लिखो इधर, लेट y एक्सिस डिवाइड्स ए बी, लेट y एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन द रेशो k रेशो 1 एट p, एट कितना? p। और ब्रैकेट मैंने भी छोड़ दिया खाली। यहाँ पर आपको एक गहरी बात और बताऊंगा अभी। लेट y एक्सिस हमने क्या मान लिया कि y एक्सिस डिवाइड कर रहा है ए बी को k रेशो 1 में एट पॉइंट p पर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? p के कोऑर्डिनेट क्या मान लो? आपको कुछ याद होगा, मैंने आपको इस चैप्टर में समझाया था, कक्षा 9 में बहुत बार समझाया था। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो वो हमेशा इस फॉर्म का होता है, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो ध्यान देना वो इस फॉर्म का होता है। तो अभी जो पॉइंट आपको फाइंड करना है वो कौन से एक्सिस पर है? y एक्सिस पर। तो आपको पॉइंट ये ही मानना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत बड़ी गलती कर दोगे, बहुत बड़ी गलती। 0, a या ठीक है, लेट y एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन द रेशो k रेशो 1 एट 0, a। हमने क्या माना? पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को, पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को जो कि y एक्सिस के ऊपर पड़ता है k रेशो 1 में डिवाइड करता है, और क्योंकि पॉइंट P लाई ऑन द y एक्सिस देन द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट इज 0। चलो जी, अब बताओ x1 y1 कितना है? x1 y1 कितना है मेरे पास? 5 - 6। x2 y2 कितना है हमारे पास? -1 - 4। और रेशो हमने क्या मान लिया? m1 रेशो m2 k रेशो 1। ठीक। और अब सुनो बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p वहाँ तुमने माने हैं ना, फाइंड तो करने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p ये बता दो। जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p है ना, 0, a तो है हमारे अकॉर्डिंग, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। अब आपको करना क्या है? जो जीरो वाली वैल्यू है वो सिर्फ वो इक्वल कर देना, क्योंकि इक्वेशन उससे सीधी पड़ेगी जो जीरो वाली वैल्यू है। जो जीरो वाली वैल्यू, अगर जीरो वाली यहाँ होती तो इसको रखता उसके इक्वल। जीरो वाली पहली है तो रखोगे पहले के इक्वल, जीरो वाली इक्वल कर देना। 0 = m1 x2। या एक काम करो, पहले वैल्यू पुट कर दो आप इसमें। 0, a = m1 कितना था? k, x2 कितना है? -1, m2 कितना है? 1, x1 कितना है? 5 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है? k, y2 कितना है? -4, m2 कितना है? 1, y1 कितना है? -6, m1 प्लस m2। तो 0, a = माइनस का k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1, और माइनस का 4k -6 अपॉन k प्लस 1। अब हमको वैल्यू कौन कौन सी फाइंड करनी थी, कुछ ध्यान भी है क्या? हमको दो वैल्यू फाइंड करनी है, तो रेशो मतलब k रेशो 1 मतलब k की वैल्यू, और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मतलब a की वैल्यू, दोनों से निकल के आएंगी। देखो कैसे आएंगी। अभी आपको करना क्या है? पहला पॉइंट रख देना पहले के इक्वल, 0 = पहले के इक्वल -k + 5 अपॉन k + 1, और जो दूसरी है वो रख देना दूसरी के इक्वल, a = -k 4k - 6 अपॉन k + 1। पहला एब्सिसा के इक्वल, ऑर्डिनेट रख दिया मैंने ऑर्डिनेट के इक्वल। देखो इससे k की वैल्यू निकल जाएगी, और जब k की वैल्यू निकल जाएगी तो k की वैल्यू को यहाँ रख दूंगा, a भी निकल जाएगा। तो ध्यान देना, ये गया इधर मल्टीप्लाई में, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो पूरा 0 बन गया। तो क्या रह गया? -k + 5, -k को इधर लेके आओ तो k की वैल्यू 5। तो लो, पहला आंसर तो आ गया
रेशो आ गया 5:1 लिखेंगे बाद में। अब यही के की वैल्यू में यहाँ रख देता हूँ, तो a इज इक्वल टू जब 5 भरोगे इधर तो 5 रखना, 5 तो 4 5 20 माइनस के 20 माइनस 6 और 5 रखोगे इधर तो 5 + 1 20 और 6 26 अपॉन 6 माइनस के 13/3। तो a भी आ गया और k भी आ गया। तो मतलब रेशो, जो रेशो मेरे को फाइंड करना था k:1 वो तो हो गया 5:1 क्योंकि k की वैल्यू कितनी थी 5। और रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट फाइंड करना था वो भी आ गया। पॉइंट क्या था 0,a, पॉइंट क्या था 0,a, तो 0, और a कितना आया माइनस के 13/3। तो दोनों आंसर मेरे पास आ गए, एक बार में हमने दोनों आंसर फाइंड कर दिए, k की वैल्यू भी, रेशो भी और पॉइंट भी। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा भी हम एक्सरसाइज में करेंगे और तुरंत नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके बाद। एग्जाम्पल नंबर 10 और लास्ट एग्जाम्पल, ऐसा भी हम करेंगे एक्सरसाइज में, और जो तो हम कह ही रहे हैं बार बार। इफ़ द पॉइंट्स A, B, C, D आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये जो चारों पॉइंट्स हैं ना, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं टेकन इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में लेने के बाद A B C D को A के ऑर्डर में रखना है, चाहे शुरू कैसे करो A की वैल्यू, बट लेनी है ऑर्डर में। तो A के बाद तुरंत B, B के बाद तुरंत C, C के बाद तुरंत D। A कौन है, A के कोऑर्डिनेट 6,1, B के कोऑर्डिनेट्स 8,2 और इधर हो गया हमारे पास C के कोऑर्डिनेट 9,4 और D के कोऑर्डिनेट्स P,3। तो कह रहा है कि ABCD इस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा एक बात बताओ, P की वैल्यू हम इस तरह फाइंड करेंगे, हम एक थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर क्लास 9th की चैप्टर पैरेललोग्राम में से, कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना AC और BD, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट M पर। मतलब M जो होगा ना वो दोनों का मिड पॉइंट होगा। M डायगोनल AC का भी मिड पॉइंट है, M डायगोनल BD का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट्स, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो सो पॉइंट M will be the midpoint, so point M will be the midpoint of AC as well as BD। जो M होगा वो दोनों का मिड पॉइंट होगा, M मिड पॉइंट AC का भी है और M ही मिड पॉइंट BD का भी है, M जो है वो दोनों का मिड पॉइंट है। ठीक, मतलब इम्प्लाइज दैट मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू होगा मिड पॉइंट ऑफ BD। पॉइंट M दोनों का मिड पॉइंट होगा, AC का भी BD का भी। तो जब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे AC के लिए, AC के लिए, तो x1 + x2/2, x1 6 + x2 9/2, y1 + y2/2 मतलब 1 + 4/2। अब लगाओ उधर BD के लिए, इज इक्वल टू BD x1 + x2/2 8 + p/2 और y1 + y2/2 मतलब 2 + 3/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया हमने दोनों के लिए। ठीक है, तो 6 और 9 15/2, 4 + 1 5/2 इज इक्वल टू 8 + p/2 और 2 + 3 5/2। देखो दोनों का ऑर्डिनेट तो खुद इक्वल पहले आ गया, तो एब्सिसा को इक्वल कर दो एब्सिसा के, पहली वैल्यू इक्वल टू पहली वैल्यू 15/2 इज इक्वल टू 8 + p/2। 2 से 2 कैंसिल, तो 15 इज इक्वल टू 8 + p, 8 गया इधर माइनस में तो p की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक, इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट, एग्जाम्पल्स कंप्लीट, और ये वीडियो में हमारा टोटल काम कंप्लीट, मतलब इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बहुत अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, हर एग्जाम्पल को करके देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम इन एग्जाम्पल के जैसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 सॉल्यूशन को लेकर।